नमस्कार, सुप्रभात। आज हम सभी लोग जनसंचार नाम की जो किताब है अभिव्यक्ति और माध्यम नामक किताब का जो पहला चैप्टर है जिसको हम संचार के नाम से जानते हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। जैसा हम सभी लोग जानते हैं, संचार कम्युनिकेशन दो व्यक्तियों के बीच जो विचारों का आदान प्रदान होता है या जिसके माध्यम से सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है उसको भी हम संचार के नाम से जानते हैं। अब यह संचार कैसे होता है आइए देखा जाए। संचार जैसा हम सभी लोग जानते हैं, संचार संस्कृत के चर धातु का रूपांतरण है। चर धातु का रूपांतरण है जिसका अर्थ होता है संचरण करने वाला, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने वाले को हम संचार के नाम से जानते हैं। अब ये संचार कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः संचार के जो भेद होते हैं वह तीन प्रकार से माना जाता है। पहला होता है मौखिक, दूसरा होता है सांकेतिक, तीसरा होता है लिखित। अब देखिए, जो मौखिक संचार होता है, जैसे हम अपनी बात को जब रखते हैं, हमारी बात वहीं तक पहुंच पाती है जहां तक हमारी आवाज जाती है। इसको मौखिक संचार के नाम से जानते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को अपनी भाषा के माध्यम से जब अपने विचारों को प्रदान करते हैं या उसके विचारों को हम ग्रहण करते हैं, तो ऐसे स्थिति में वह मौखिक संचार के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा आप देखेंगे सांकेतिक, संकेतों के माध्यम, जैसे हम यातायात के जो आप देखेंगे, यातायात करते समय हम जब रोड पर जाते हैं तो नाना प्रकार की हमें संकेत मिलते हैं कि भारी वाहनों के वर्जित परिवेश के लिए वर्जित जो सिंबल होते हैं वह दिखाई देते हैं। फिर आप देखेंगे कि जगह जगह लाइट का भी प्रयोग होता है कि कब रुकना है, कब चलना है, कब तैयार होना है, रेड लाइट, येलो लाइट या ग्रीन लाइट इत्यादि। ये होते हैं हमारे समझिए प्रत्यक्ष रूप से जो संचार होता है। हम प्रत्यक्ष रूप के संचार में भी हम जानते हैं, संचार को हम प्रत्यक्ष रूप से भी हम कहते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से संचार हो रहा है। लेकिन वही जो होता है लिखित, यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप में होता है। जैसे कि जो हमारे साहित्य कवि हैं वह आज हमारे बीच नहीं है, फिर भी उन्होंने जिन चीज़ों की रचना की, जिन बातों को खोजा, वह इन लिखित माध्यम से आज हमारे बीच में उपलब्ध है और हम उनके लेखनी के माध्यम से उनके विचारों को जान पाते हैं या क्यों अपने लेखनी के माध्यम से हमें क्या बताना चाहते थे। ये होता है लिखित मौखिक संचार, सांकेतिक संचार और लिखित संचार। यह तीन प्रकार के जो संचार होते हैं बड़े मुख्यतः होते हैं और इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि जो संचार होता है अपने आप में बहुत मानव जीवन के विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए इसका
बहुत बड़ा अहम रोल होता है। इस तरह से हम देखेंगे। अब ये संचार के जो तत्व होते हैं, संचार के जब तत्वों के बारे में जाए तो दो प्रकार के मुख्य इसके तत्व चलते हैं। पहला होता है जिसको हम कहते हैं अंतर्वैयक्तिक संचार। अब अंतर्वैयक्तिक संचार क्या होता है? अंतर्वैयक्तिक संचार वह संचार होता है जिसमें हम किसी बिंदु को लेकर, किसी विचारधारा को लेकर या किसी खोज को लेकर उसके बारे में आत्ममंथन करते हैं, सोचते हैं। यानी कहने का मतलब अंत में होता हृदय, एक हृदय होता है। जब तक हम किसी सूचना को अपने हृदय में उसका आत्ममंथन करते हैं, उसके बारे में खोजते हैं या उसके बारे में हम कुछ ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, तो ये होता है अंतर्वैयक्तिक संचार। यानी जब तक कोई सूचना हमारे हृदय में चलती रहती है या हम जब तक किसी सूचना को खोजने का प्रयास करते हैं या उसको आविष्कार करने का प्रयास करते हैं, तो इस तरह की सूचनाओं को हम अंतर्वैयक्तिक संचार के नाम से जानते हैं। यह अंतर्वैयक्तिक संचार होता है कि जब मनुष्य किसी भी चीज को खोजता है या मूल्यांकन करता है, उसके बारे में अपने विचार को एक सीमा तक ले जाने का प्रबंध करता है, वैसे जो अंतर्वैयक्तिक संचार के नाम से जानते हैं। वही जो दूसरा होता है उसको कहते हैं अंतर्वैयक्तिक संचार। अंतर्वैयक्तिक संचार वह संचार होता है जिसमें व्यक्ति किसी की खोजी हुई बात को, अपनी उपलब्धि को जब वह लोगों के सामने प्रस्तुत कर देता है, उसको कहते हैं अंतर्वैयक्तिक संचार। अब प्रस्तुत कर देता है तो कैसे करता है? अब आप देखेंगे, जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि जो नाना प्रकार के जो हमारे आविष्कर्ता हैं, जिन्होंने नाना प्रकार की चीज़ों को खोजा है, वह सबसे पहले खोजने का प्रयत्न करते हैं। जब तक खोजते हैं उनके उस नई प्रणाली के बारे में, नए आविष्कार के बारे में किसी को ज्ञान नहीं रहता है। लेकिन जब वह खोज देते हैं और खोजने के बाद लोगों को बताते हैं, जब बताते हैं तो मौखिक रूप से भी बताते हैं और लिखित रूप से वह अपने फॉर्मूले को, अपने थ्योरी को लिखित रूप में सबके सामने जब प्रस्तुत कर देते हैं तो अंतर्वैयक्तिक संचार के नाम से जाना जाता है। अब इसको कहते हैं एनकोडिंग, डिकोडिंग। एनकोडिंग मतलब प्रस्तुत करने वाला, एनकोडिंग मतलब प्रस्तुत करने वाला, और डिकोडिंग मतलब प्राप्त करने वाला। इंग्लिश में समझे, यह रिसीवर होता है और यह सेंडर होता है। सेंडर मतलब भेजने वाला, वही प्रस्तुत करने वाला, या सेंडर मतलब भेजने वाला, और रिसीवर मतलब प्राप्त करने वाला। इस तरह से हम देखते हैं कि यह अंतर्वैयक्तिक संचार और अंतर्वैयक्तिक संचार में अंतर होता है कि किस प्रकार से यह सूचना देने में इनका अहम योगदान होता है। आइए आगे देखा जाए किस तरह से संचार आखिर हमारे जीवन में क्यों उपयोगी है। संचार क्यों उपयोगी है? आप देखेंगे संचार के माध्यम से नाना प्रकार की चीजें होती हैं। जैसे पहला होता है निगरानी करना।
निगरानी करना। यह सरकार निगरानी कैसे करती है? संचार के माध्यम से हम सरकार के जो कामकाज होते हैं, सरकार की जो उपलब्धियां हैं, सरकार की जो कमियां हैं, उस पर हम नियंत्रण रखते हैं और इस तरह से हम सरकार के कामकाज की निगरानी करते हैं। दूसरा चीज होता है सामाजिकता को बनाना। संचार जो होता है, समाज में रहने वाले सभी छोटे बड़े सभी तबके के लोगों के बारे में एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचनाएं भेजता है, जिससे सभी लोग एक दूसरे को जानने का प्रयास करते हैं या सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं। तीसरा जो होता है एजेंडा बनाना। ये विशेषता होती है संचार की। ये संचार की क्या है? विशेषता। ये विशेषता संचार की। एजेंडा बनाना, सरकार अपने नाना प्रकार की जो योजनाएं होती हैं, अपने जो नए कार्य क्रियाकलाप होते हैं, उसके बारे में लोगों को अपने नए नए योजना से जोड़ने का या नई योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए संचार माध्यमों का प्रयोग करती है और उसके माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास करती है। चौथा होता है जागरूकता। जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से संचार एक ऐसा माध्यम होता है जिसके माध्यम से लोगों के अंदर नाना प्रकार की जो जागरूकता होती है, जो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वह तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वह हमारे राजनीतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, या हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग है, या नाना प्रकार की जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं और समाज में चलने वाले जो अंधविश्वास हैं, पाखंड है, उस सब से किस तरह से हमें बच के रखना चाहिए, इस सब को ध्यान में रखते हुए संचार के जो माध्यम होते हैं, उन माध्यमों के माध्यम से लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ाई जाती है कि लोग जागरूकता बढ़ाई जाए और इस तरह से जागरूकता बढ़ने के साथ ही साथ लोग इन सब चीज़ों की कमियों की विशेषताओं को समझें और इस तरह से लोग अपने आप में आत्ममंथन करें कि कौन सी चीज़ें सही हैं, किन चीज़ों को हमें अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है, और इस तरह से लोग इसको अलग अलग करने का प्रयास करें। आइए पांचवा जो होता है संचार के माध्यम से अनेक देशों के शासन व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन। आप देखेंगे कि जो संचार के माध्यम है, उन संचार के माध्यमों का अपने जीवन में जब प्रयोग में लाते हैं तो अनेक देशों की जो शासन व्यवस्था है और अनेक देशों की जो शासन व्यवस्था है, उस शासन व्यवस्थाओं का हम गहरे रूप से तुलनात्मक ढंग से अध्ययन करते हैं, तब हमें यह पता चलता है कि कौन सी शासन व्यवस्था अच्छी है और हमारी किन नियमों में अभी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। यदि ये नियम और परिवर्तित हो जाए तो हमारी भी शासन व्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी। इत्यादि चीज़ों का हम बहुत गहरे ढंग से इसमें अध्ययन करते हैं। ये होता है संचार। पहले देखेंगे फिर से संचार का धातु का रूपांतरण, जिसका अर्थ होता है संचरण करने वाला, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलने वाला। संचार
दो प्रकार के होते हैं, मौखिक रूप से और लिखित रूप से। जब हम अपनी बात कहीं रख देते हैं और जहाँ तक हमारी आवाज़ जाती है और जो लोग हमारी आवाज़ को सुन पाते हैं वह मौखिक संचार हो गया। और जब हम अपने विचारों को किसी कागज पर लिपिबद्ध कर देते हैं, लिख देते हैं और इस तरह से, और वह आने वाले लोगों को भी हमारे विचारों उनके पास या वह हमारे विचारों से प्रभावित होते हैं, उसको हम लिखित संचार के नाम से जानते हैं। वही जब व्यक्ति कुछ सोचता है, जब तक सोचता है, किसी चीज की खोज करता है, तो अंततः व्यक्तिगत संचार हो गया। और जब वह खोजी हुई बात को लिख देता है या लोगों के बीच में या समूह में कह देता है, तो वह समूह संचार हो गया या लिखित संचार हो गया। यह सरकार की विशेषताएं होती हैं। निगरानी करना, सरकार के कामकाज की निगरानी करती है, सामाजिकता को बढ़ाती है, समाज में रहने वाले तमाम तरह के जो लोग होते हैं सबके अंदर समानता स्थापित करने के लिए, भाईचारा स्थापित करने के लिए यह माध्यम बड़ा उपयोगी होता है। एजेंडा बनाना, सरकार के नए कामकाज जो होते हैं उनको जनता तक पहुंचाने के लिए एजेंडा बनाती है, जागरूकता बढ़ाने के लिए और लोगों को जागरूक करती है कि किस तरह से समाज में हमें रहना चाहिए, नई शिक्षा, नई व्यवस्था में किस तरह से हमें ढलने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा वो करके दूसरे देखेंगे। इसी में वो नाना प्रकार के जो हमारे समाज में कुरीतियाँ चलती हैं, सामाजिक अंधविश्वास चलते हैं, उसके प्रति भी लोगों को जागरूक करने का प्रयत्न करती है। वहीं आगे देखेंगे अनेक देशों की शासन व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन और नाना प्रकार के जो देश हैं उन देशों की शासन व्यवस्था हमारी शासन व्यवस्था से किस तरह से भिन्न है और किस तरह से हमारी शासन व्यवस्था में क्या कमियां हैं कि हम परिवर्तन कर दें तो हमारी भी शासन व्यवस्था उन देशों की शासन व्यवस्था के समान हमारी भी अच्छी हो जाएगी। इसका भी अध्ययन हम इस संचार के साधनों के माध्यम से करते हैं। बस आज के लिए इतना ही। कल हम आप सब लोगों को जनसंचार के माध्यम नामक चैप्टर का अध्ययन करेंगे हम सभी लोग।